हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, बिहार दरोगा मेंस जो 2024 में कंडक्ट होने वाला है। वैकेंसी एक्चुअली 2023 की ही है, लेकिन उसका मेंस जो होगा वो 2024 में होगा। अभी जस्ट आप लोग प्रारंभिक परीक्षा दिए होंगे, उसी मेंस के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा वो किरण पब्लिकेशन के बुक से है और वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग केबीसी नैनो पब्लिकेशन से भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो अगर वो भी आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो डेली बेस पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, जहां आपको इसका पीडीएफ जो है वो 1 घंटे पहले प्रोवाइड करवा दिया जाता है, फिर 1 घंटे बाद आपको इसका आंसर की जो है वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, यह आपसे पूछ रहा है। अशफाक उल्लाह खान बिल्कुल थे, राम प्रसाद बिस्मिल यह भी थे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। देखिए प्रफुल्ल चाकी नहीं थे, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका था, किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन बम जो है वो समय से पहले ही फट गया था और एक बच्चे की मौत हो गई थी। तो यह दोनों तो संबंधित हैं, लेकिन यह दोनों जो है वो संबंधित नहीं। यहाँ एक ही ऑप्शन कोई होना चाहिए था, या तो प्रफुल्ल चाकी या तो खुदीराम बोस, लेकिन वास्तविकता यह है कि काकोरी ट्रेन कांड से न प्रफुल्ल चाकी का संबंध था न खुदीराम बोस का संबंध था। आप लोग पढ़े होंगे, एक डेट याद होगा आप लोगों को, 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर एक 8 डाउन ट्रेन जा रही थी, जिससे कि रेल विभाग का खजाना जो था वो काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया था, और उसे ही हम लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, रोशन सिंह हो गए, अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई थी, और साथ ही साथ साचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि टेनिस कोर्ट की शपथ जो है वो किस क्रांति से संबंधित है। तो टेनिस कोर्ट की शपथ जो है वो फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण घटना थी, और टेनिस कोर्ट की शपथ से आप लोग डेट भी याद रख सकते हैं, वो डेट था 20 जून 1789। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण जो है वो किस कारण से होता है। तो किसी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण जो होता है वो इस कारण से होता है क्योंकि सफेद प्रकाश जो होते हैं वो 7 रंगों से बना होता है, और सभी 7 रंग का भिन्न भिन्न अप्रवता का अंक होता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैंक राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64 और 89 में यह वर्णित है, और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से निकलने वाले इंफ्रारेड किरणें को एक एकल बिंदु पर केंद्रित करने हेतु सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का और भी उपयोग जो है वो जो बार्बर होता है, मतलब जो नाई होता है, उसके शीशा में उपयोग किया जाता है। दांत के डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दर्पण जो होते हैं वो अवतल दर्पण ही होते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में, टॉर्च लाइट में, यह सब में जो है वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? देखिए स्वेज नहर आप लोग पढ़े होंगे कि स्वेज नहर जो है वो मिस्र में एक जलमार्ग है, जो कि स्वेज के स्थल जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है। तो झीलों का अगर सही क्रम देखिएगा तो लेक मंझला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है।
तो दल बदल विरोधी कानून जो है वो पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आप लोगों को याद होगा वो ईयर था 1985, जब 10वीं अनुसूची के रूप में इसको संविधान में जोड़ा गया था। और इसका उद्देश्य जो था वो सिर्फ और सिर्फ विधायकों को दल बदल की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करके सरकार में स्थिरता लाना था। और दल बदल विरोधी से 10वीं अनुसूची 1985 और 52वां संविधान संशोधन। क्लियर है? देखिए, पढ़ने का मतलब यही होता है कि दल बदल जैसे ही आपके दिमाग में आया वैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1985, 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची, और इसका उद्देश्य विधायकों को दल बदल की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना। तो नाम सुनते आपके दिमाग में सारा चीज एक बैग से क्लिक कर जाना चाहिए। यही तो है पढ़ना। और इसका एक सिंपल सा, ये कब होगा? जब आप किसी भी चीज को बार बार रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार कौन सा सत्य है, यह आपको बताना है। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के कोण का मूल जो है वो एक समान है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है आपतन कोण का मूल जो है वो परावर्तन कोण से कम है, गलत है। आपतन कोण का मूल जो है वो परावर्तन कोण से ज्यादा है, यह भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 76(1) के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की जैसे ही हम लोग बात करेंगे, कुछ चीजें आपको इससे इंपॉर्टेंट याद रखना है। महान्यायवादी जो होते हैं वो सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होते हैं, और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, और वह उनके प्रसाद प्रयत्न जो है वो पद धारण करते हैं। महान्यायवादी जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार जो है वो इनको प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि गहरे समुद्रों में गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला गैस कौन सा है? तो वो कौन सा गैस है? वो है हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है वो गोताखोरों का द्वारा यूज किया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब अधिक दाब पर, हीलियम जो है वो नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होता है, तो इसीलिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि ब्लैंक पौधे के नरम हिस्सों में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना हुआ होता है। यह किसकी बात कर रहा है? पैरेन्काइमा की बात कर रहा है। पैरेन्काइमा ही जो होता है वो पौधे के नरम हिस्सों में उपस्थित होता है, और अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऊतक जो होता है वो पौधे को सहारा प्रदान करता है और साथ ही साथ भोजन का भंडारण भी करता है। निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं होता है, यह आपसे पूछ रहा है। पृष्ठ तनाव बिल्कुल होगा, अपेक्षित घनत्व का नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी क्या है? नंबर है, और दोनों यूनिट जो है वो कैंसल आउट हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अपेक्षित घनत्व। उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ संबंधित है। तो उत्तराध्ययन सूत्र जो है वो जैन साहित्य के प्राकृत में लिखा गया कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है, जिसको कि कमलावती नामक रानी की जिसमें चर्चा की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर बताता चलूंगा, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच्ड है, तो वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि कौन सा देश जो है वो चेचक और खसरे से मुक्त घोषित हुआ है? तो चेचक और खसरे से मुक्त घोषित हो गया मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका जो है वो WHO के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला ऐसा 2 देश बन गया है जिसने कि 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू की रचना है, जो कि सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के नाम लेते आपके दिमाग में एक आ जाना चाहिए 1925 का कानपुर अधिवेशन, जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और एक आपको आ जाना चाहिए कि देश की पहली महिला गवर्नर भी जो थी वो सरोजनी नायडू ही थी।
मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो मोती के मुख्य अवयव की अगर बात कीजिएगा तो मोती में मुख्य रूप से 85% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं? एर्गोनाइट के नाम से भी जानते हैं। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एर्गोनाइट। और साथ ही साथ 0 से 10% के बीच में कैंचियोलिन पाया जाता है, और साथ ही साथ 2 से 4% के बीच में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने के संबंध में बिल्कुल दोनों को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में यह भी दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। संविधान संशोधन संबंध में इसमें भी दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। उपयुक्त सभी में राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार ही प्राप्त है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों के तत्वों को किस समूह में रखा जाता है? तो उत्कृष्ट गैसों के तत्वों को किस समूह में रखा जाता है? 18वें समूह में रखा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 18वें समूह में। ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और साथ ही साथ 7 आवर्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, और इसका अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रयास किया है? वह नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है सोम प्रकाश पत्रिका। सोम प्रकाश पत्रिका का संबंध किससे है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर से है। आगे है, भारत में वन संसाधनों के हास्य का प्रमुख कारण क्या है? तो वन संसाधन कैसे हास्य हो रहे हैं? वनों के विस्तार से, बिल्कुल सही है। रेल से, बिल्कुल सही है। रेल जो लाइनें बनती हैं तो पेड़ों को, वनों को काट कर बनाया जाता है। वैज्ञानिकी वानिकी से, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ उपयुक्त में से सभी होना चाहिए। इसको आप कर लीजिएगा उपयुक्त में से सभी, और ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, यह आपसे पूछ रहा है। चिनुक जापान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, बिल्कुल सही है। चिनुक जो है वो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा, नहीं, जापान में चलने वाली कहाँ है? ये रॉकी पर्वत के पूर्व ढालों के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो चिनुक जो है वो ये सही होगा। सिरोके है सहारा के रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क एवं रेत भरी हवा, ये सही है। पहला चिनुक गलत है। हरमट्टन की अगर बात कीजिएगा तो हरमट्टन जो है वो सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है, तो यह भी गलत है। और काराबुरान की अगर बात कीजिएगा तो काराबुरान जो है वो मध्य एशिया के तारिम बेसिन में उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली धूल भरी आंधियां को कहा जाता है, तो यह भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से कौन सा रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो यह कौन बनाता है? यह बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो तृतीय श्रेणी को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, और अधिकांश जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सेवा क्षेत्र का ही सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेवा क्षेत्र। इसीलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो विकसित होती है, वो कृषि और विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने से हटकर सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। इसीलिए जो अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उसमें सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान होता है। आगे है कि निम्न में से कौन सी युक्ति जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है, यह आपसे पूछ रहा है। डायनेमो कार्य करती है, लाउड स्पीकर भी करता है, माइक्रोफोन भी करता है, विद्युत मोटर नहीं करता है। विद्युत मोटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत मोटर। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई हैं, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई है, क्योंकि
क्योंकि देखिए इनसे जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गया है। एक्चुअली होता क्या है कि बांध तलछट की नीचे की ओर बहने से रोकता है, ठीक है, और जलाशय में तलछट का निर्माण जो है वो बढ़ता है। इससे जलाशय में अत्यधिक अवसाद जमा हो जाता है जो कि बाढ़ का कारण बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 12.5। आगे निम्नलिखित में से कौन घर्षण बल की विशेषताओं में शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। घर्षण बल जो है वो दो सतहों के मध्य संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह सही है। फिर घर्षण बल को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, यह भी सही है। द्रव द्रव सतहों के मध्य घर्षण अधिक, ठोस ठोस सतहों के मध्य उससे कम, और वायु ठोस सतहों के बीच सबसे कम घर्षण होता है, ये गलत है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जो घर्षण बल होता है वो ठोस ठोस सतहों के मध्य सबसे अधिक लगता है, द्रव के सतहों के बीच उससे कम लगता है, और वायु और ठोस सतहों के बीच सबसे कम लगता है। तो यह जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है, तो यानी यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि किस हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का निर्माण जो है वो किया जाता है। यह बात कर रहा है जिब्रेलिन्स हार्मोन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जिब्रेलिन्स हार्मोन। आप लोग पढ़े होंगे कि जिब्रेलिन्स हार्मोन जो होता है वो बौने पौधे को लंबा कर देता है और फूल बनने में भी मदद करता है। जिब्रेलिन्स की जो खोज है वो एक जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा के द्वारा 1926 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि स्वदेशी रूप से विकसित उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताइए जिसे भारत द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है ध्रुवास्त्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पटना जो है वो बिहार राज्य की राजधानी है जो कि गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा नदी। नेक्स्ट है कि धातु कर्मीय प्रक्रिया जिसमें अमनमक प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एआई का विद्युत अपघटनी शुद्धिकरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत और इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत कदम कदम बढ़ाए जाए की रचना की है। तो कदम कदम बढ़ाए जा जो गीत है उसकी रचना जो है वो कप्तान राम सिंह ठकुरी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का जो क्वेश्चन नंबर 39 है, और क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 40 की भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित किया गया था, और यह जो है वो एक व्यापक कानून है जो भारत में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली भी जो है वो स्थापित करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1986। आगे है कि प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ यह कथन किसका है। तो देखिए प्रशासन का सरोकार जो है वो कामों को करवाने से है, यह जो है वो लूथर गुलिक का कथन है। लूथर गुलिक जो थे उनके अनुसार प्रशासन का काम कार्य करवाना है और निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करवाना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है कि भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो भारत में छपने वाला सर्वप्रथम जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी भाषा में था और जिसका संपादन और प्रकाशन जो है वो जेम्स ऑंगस्टन हिक्की के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 96 वर्ग मीटर।
आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लांक के कृष्णिका विकिरण वितरण की विशेषता नहीं है, यह आपको बताना है। जैसे ही तापमान बढ़ता है वर्क का शिखर उच्च तरंग दैर्घ्य की ओर स्थानांतरित हो जाता है। यही गलत है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वर्क का शिखर जो है वो कम तरंग दैर्घ्य की स्थापित होता है। तो यहाँ उच्च नहीं बल्कि कम तरंग दैर्घ्य होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि नूर सुल्तान जो है वो किस देश की राजधानी है। तो नूर सुल्तान जो है वो कजाकिस्तान की पूर्व राजधानी अस्ताना का परिवर्तित नाम है, और यह जो है वो कजाकिस्तान के उत्तरी वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कजाकिस्तान। आगे है स्टेइंग इन होम्स घरों में रुकना के संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य से है। देखिए, स्टेइंग इन होम जो होता है वो घरों में रुकना होता है। इसको गोवा में हेरिटेज कहा जाता है और कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक। आगे है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध से आप लोगों को याद होगा, इन्होंने गृह त्याग किया, उसको महानिष्क्रमण कहा गया। उन्होंने उपदेश दिया जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और जब इन्होंने शरीर त्याग किया उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। और इन्होंने अपना शरीर त्याग जो है वो कुशीनगर जो मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी उस वहाँ 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कुशीनगर में। नेक्स्ट है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब किया गया। यह बात कर रहा है लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसके अध्यक्ष जो थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ अधिवेशन 1916। आगे कौन सा देश जो है वो जलवायु जोखिम प्रकाशन को अनिवार्य किया। तो वह देश है न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि न्यूजीलैंड। आगे है औपनिवेशिक भारत में भारतीय लोक सेवा का जनक किसे माना जाता है। देखिए, भारत में भारतीय लोक सेवा का गठन जो है वो कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, और इसीलिए इसको भारतीय लोक सेवा का जनक भी है जो वो जाना जाता है। और साथ ही साथ भारतीय लोक सेवा को इस्पात की चौखट के भी नाम से जाना जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू किया था। साथ ही साथ जिला में पुलिस थाना की स्थापना करके एक दरोगा को इंचार्ज भी जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था, जिस दरोगा की आज आप तैयारी कर रहे हैं। और कंपनी के कर्मचारी को व्यक्तिगत व्यापार पर भी प्रतिबंध जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि भारत में यूरोपीय तर्ज पर जिला कलेक्टरों की नियुक्ति जो है वो किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ था। तो भारत में यूरोपीय तर्ज पे जिला कलेक्टरों की जो नियुक्ति है वो किसके शासनकाल में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स के काल में 1772 से नवीन न्याय प्रणाली की स्थापना जो है वो किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था, 1774 से लेकर 1785 तक था। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। साथ ही साथ 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन जो था वो बंद करवा दिया था। और साथ ही साथ जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है वो भी वारेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत को समर्पित जैतु भारतम नामक गीत जो है वो किसने गाया है। देखिए, यह जो जैतु भारतम नामक गीत है वो 211 गायकों के द्वारा गीत तैयार किया गया था, जो कि है जैतु जैतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम। यह गीत जो है और टोटल 14 भाषाओं में जारी किया गया है। 211 गायक के द्वारा गाया गया है और 14 भाषाओं में इसको जारी किया गया है। उसमें आशा भोसले भी थी, शंकर महादेवन भी थे और लता मंगेशकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी जो है वो सही है। आगे है कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना गया है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इसको मूल अधिकार माना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अनुच्छेद 19। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 16वीं। आगे है कि किस देश ने आर्कटिक में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
तो यह जो है वो किस देश के द्वारा किया गया है? रसिया के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रसिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपको बताना है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई जिसकी अवधि जो है वो 1 वर्ष थी, यही गलत है। यहाँ तक सही था कि वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई, लेकिन जिसकी अवधि जो थी वो कितनी थी? बस 6 माह होती थी, ना कि 1 साल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। याद रखिएगा एक चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ 1861 के विषय में बात कर रहा है ना भारत परिषद अधिनियम, एक याद रखिएगा कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग जो था वो 3 भारतीयों, एक बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। किस जीवाणु को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो किस जीवाणु को जीवित रहने, जो एरोबिक बैक्टीरिया के अंतर्गत किसी जीवाणु को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो यह किया गया था 1906 में D.K. कर्वे के द्वारा बंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारत में ट्रेजरी बिल की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो भारत में ट्रेजरी बिल की शुरुआत जो है वो 1917 में पहली बार किया गया था। लघु अवधि के लिए 1 वर्ष तक केंद्र सरकार द्वारा उधार लेने के साधनों को ही ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 605। पनामा नहर जो है वो किसको जोड़ती है? पनामा नहर की अगर बात कीजिएगा तो यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों, यानी बुध और शुक्र दोनों। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तृतीय सेक्टर का क्रियाकलाप मछली पकड़ना नहीं है ना, पूछ रहा है, तो मछली पकड़ना नहीं है। व्यापार है, दूर संचार भी है, बीमा भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मछली पकड़ना जो है वो तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शासक सातवाहन वंश से संबंधित नहीं थे, यह आपसे पूछ रहा है। सातवाहन वंश से संबंधित गौतमीपुत्र सत्यकर्णी ये तो संबंधित थे। वशिष्ठपुत्र पुलुमामी ये भी थे, हाल भी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त संबंध सभी। लेकिन देखिए यहाँ एक चीज मेरे हिसाब से होना चाहिए, यहाँ पूछ रहा कौन से शासक सातवाहन, ये हाल शासक नहीं थे एक्चुअली सातवाहन वंश में। सातवाहन शासकों के समय में ये प्रसिद्ध एक साहित्यकार हुआ करते थे हाल, लेकिन ये संबंधित सातवाहन वंश से ही है। सातवाहन वंश की अगर बात कीजिएगा तो सिमुक जो थे वो 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी जो है वो प्रतिष्ठान थी, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित था। आगे है क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला जो है वो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ है? आदर्श आवासीय घोटाला बिल्कुल हुआ है, 4G घोटाला नहीं हुआ, कोल ब्लॉक घोटाला हुआ है। ये 4G घोटाला नहीं, अगर यहाँ 2G घोटाला रहता तब सही हो। 2G घोटाला, कोयला ब्लॉक आवंटन, राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाला, यह सब हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी ए और सी दोनों। आगे है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो पटना का आयुक्त कौन था? विलियम टेलर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलियम टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 15। आगे है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में पिनाक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। पिनाक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। कह रहा है कि यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, बिल्कुल सही है। मार्क ए के लिए इसकी अधिकतम सीमा जो है वो 75 किलोमीटर है, ये गलत है। इस प्रणाली में मार्क 1 की अधिकतम सीमा जो होगी वो है 40 किलोमीटर
और मार्क 2 के लिए है 75 किलोमीटर। क्लियर है, तो यह गलत है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो यह 44 सेकंड में 44 रॉकेटों के सैल्वो में आग लगा सकता है, तो ये भी गलत है। यह 44 सेकंड में 72 रॉकेटों को छोड़ने में सक्षम है। ठीक है, और इसे चलाने के लिए टाटा ट्रक पर लगाया गया है। देखिए, परिवहन के लिए टाटा ट्रक पर यह जो है वो सिस्टम लगाया गया है, इसे चलाने के लिए टाटा ट्रक पर नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, यह आपको बताना है। कह रहा है 1993 में एनएचआरसी की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। एनएचआरसी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य सदस्यों से बना है, जिसके पास मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव है। ये गलत है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग जो होता है वो एक अध्यक्ष जो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, साथ ही साथ एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, साथ ही साथ एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर रहा हो पहले कभी, और मानव अधिकारों से संबंधित मामलों में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 2 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। और साथ ही साथ इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, विशिष्ट कार्यों के निर्वहन के आयोग को भी इसका सदस्य जो है वो माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना यानी 1873 और किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामारी के दौरान सरकार ब्लैंक मूल अधिकारों को आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकती है, तो स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा, तो वो 2 थीटा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है जहां उसका स्वयं का निर्वाचित विधानसभा नहीं होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 239 का 1, जिसके अनुसार प्रत्येक संघ शासित प्रदेश राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि प्रकृति में लोगों के द्वारा किए गए परिवर्तन को भी ब्लैंक कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको, उसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राष्ट्रपति पद पर रहे व्यक्तियों में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं, यह आपसे पूछ रहा है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हाँ बिल्कुल रहे हैं। आप लोगों को याद होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो 1979 से लेकर 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फरुखुद्दीन अली अहमद यह नहीं रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी यह भी नहीं रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा यह भी रहे हैं 1987 से लेकर 1992 तक। फिर यहाँ 2 आंसर सही होगा, 1 और 4 दोनों सही है, 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 और इसका आंसर होगा 33 1/3%। आगे क्वेश्चन नंबर 79 कि भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग जो है वो कोंकण तट कहलाता है, यही गलत है। पश्चिमी तट का जो दक्षिणी भाग होता है वो मालाबार तट कहलाता है, ना कि कोंकण तट कहलाता है। पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार कहलाता है, बिल्कुल सही है। और पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ कौन पूछ रहा है, कौन सही है ना, तो दूसरा और तीसरा दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे है कि किस राज्य ने पर्यावरण दिवस पर पानी रे पानी अभियान शुरू किया है, तो पानी रे पानी अभियान जो है वो बिहार सरकार की योजना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये बिहार सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला अभियान है। गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम जो है वो नेपाल हिमालय से नहीं है, यह पूछ रहा है। घाघरा का है, गंडक का है, कोसी का है, रामगंगा का नहीं है, क्योंकि रामगंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधतोली पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई निम्न में से कौन सी है,
तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसिक। ठीक है, इसके बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 84, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कीजिएगा तो सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। वसीन अरब सागर सुमेलित है, कलोल गुजरात सुमेलित है, नहरकटिया आसाम सुमेलित है, मोरन त्रिपुरा ये गलत है, मोरन भी जो है वो कहाँ है, आसाम यहाँ होना चाहिए तब सही था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय जो है, आप लोग पढ़े होंगे कि सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश में साम्राज्य में मिला लिया गया था। कब मिला लिया गया था? अगस्त 1843 में। 1843 से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी जो है वो 1843 से ही हुआ था। तो 1843 में किसका टेन्योर था? आप लोगों को याद होगा कि 1842 से लेकर 1844 तक लॉर्ड एलन बैरो का कार्यकाल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लॉर्ड एलन बैरो। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल पर लिखी गई पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? रजनी पामदत्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रजनी पामदत्त। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य जो है वो मैं नहीं परंतु आप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 मैं नहीं तुम। निम्नलिखित आयनों में से कौन जो है वो प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय किसको कहा जाता है? देखिए डाई मैग्नेटिक आप लोग पढ़े होंगे, वो पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबक प्राप्त कर लेते हैं, उसको प्रतिचुंबकीय यानी डाई मैग्नेटिक पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि कॉपर आयन, जस्ता, सोना, चांदी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब डाई मैग्नेटिक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कॉपर आयन। नेक्स्ट है बुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक चीनी साहित्यकार हैं जिनका नाम है फोंग फोंग, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है निम्नलिखित में से एक जीवाणु रोग नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। हैजा है, डिप्थीरिया है, प्लेग भी है, चेचक नहीं है। चेचक जीवाणु रोग नहीं है, बल्कि चेचक जो है वो विषाणु के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन नंबर 93 कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसके सलाह पर किया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके द्वारा यह कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है वो राष्ट्रपति तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट जो है वो लिखित रूप से सलाह देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की। नेक्स्ट है कि डरावनी स्थितियों में जीवों में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है एड्रीनल हार्मोन, जो कि तनाव या फिर आपात स्थिति के दौरान अधिवृक्क मज्जा के द्वारा स्रावित होता है, इसीलिए इसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये भी होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 11:4। आगे है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 का भी सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है नेशनल हेल्थ स्टैक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो नेशनल हेल्थ स्टॉक एक ऐसा मानक सेट है जो डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है, बिल्कुल सही है। और यह केंद्र और राज्य दोनों की नीति एवं सरकारी क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली एक राष्ट्रीय साझेदारी पूर्व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा जो है वो दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि थैलोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल को, कवक को और जीवाणु तीनों को शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा थैलोफाइटा का जो शरीर होता है वो जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि मनरम होता है। तो मनरम
संगमकालीन प्रशासन में राजा की सभा को कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राजा की सभा। तो यह रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।